हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके आने वाले जो भी परीक्षा आपके हैं उसके लिए आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। आज फिर से आपकी तैयारी को एक नई दिशा, एक नई पहचान देने के लिए पिनाकल की तरफ से मैं फिर से कुछ बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करने के लिए मौजूद हुआ हूं। आज के जो प्रश्न है वो ऑब्वियसली हर एक बार की तरह बेहतरीन प्रश्न होंगे, क्योंकि बेहतरीन प्रश्न इसलिए भी है क्योंकि ये जो सोर्स है पिनाकल की वन ऑफ द बेस्ट बुक 6500 TCS की जो MCQs है उस बुक से सोर्स किया गया है। इस बुक के बारे में आपको मुझे बताने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। आप सभी लोग अवेयर होंगे, जानते होंगे कि 6500 जो बुक है वो कितनी बेहतरीन बुक है और न जाने लाखों बच्चों को किस तरह से इस बुक ने सहायता किया है अपने कंटेंट के दम पे, अपनी क्वालिटी के दम पे। तो इस बुक का वीडियो कोर्स का पर्पस क्या है? वीडियो कोर्स का पर्पस है कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा सा चीजों को और व्यापक ढंग से और थोड़ा सा 1-to-1 इंटरेक्टिव वे में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एक टीचर की तरह पढ़ने की उनको इच्छा होती है, तो उसके लिए वीडियो कोर्सेज जो है आपके लिए है। सो आप सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बुक से जरूर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करें और साथ साथ बुक के आपको कहीं भी कोई परेशानी हो तो इस वीडियो लेक्चर्स का आप जो है बेशक फायदा उठा सकते हैं। डेफिनेटली ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में मदद करेंगे। सो आज फिर से कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को डिस्कस करना है। आप सभी जानते हैं ये जो क्वेश्चन है वो 6500 TCS MCQ की जो हमारी बुक है एक बेहतरीन बुक है, एक बहुत ही जबरदस्त बुक है और इस बुक से सोर्स किया गया है। इस बुक के बारे में आप सभी को पता है कि ये बुक जो इंग्लिश मीडियम में है और हिंदी मीडियम में दोनों माध्यम के विद्यार्थी के लिए उपलब्ध है। 5th एडिशन की बुक है, ठीक है। सो आपको इस बुक को अच्छे से कवर करना है। मुझे लगता है ऑलमोस्ट आप सभी के पास ये किताबें होंगी, नहीं होंगी तो अपने नजदीकी बुक स्टोर से या ऑनलाइन भी इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं। और जो वीडियो कोर्सेज आप इसका सब्सक्राइब आपने किया होगा और आप देख रहे होंगे, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो कोर्सेज के साथ साथ जरूर बुक के कंटेंट को भी पढ़िए। अगर दोनों को कॉम्प्रिहेंड करेंगे, दिस वीडियो कोर्सेज क्या है, दिस वीडियो कोर्सेज विल डेफिनेटली कॉम्प्रिहेंड योर टेक्सचुअल नॉलेज फ्रॉम द बुक। सो इस बुक में जो टेक्सचुअल नॉलेज आपको मिलेगा, जो कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी, उसको जरूर इन्हांस करेगा वीडियो कोर्सेज और आपके समझ में थोड़ा सा जरूर जो है इजाफा होगा, ठीक है। तो आइए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 6500 के बहुत सारे प्रश्न जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं। आज जो है हम लोग कौन से सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड प्लानिंग। ओके, सो आप जानते हैं प्लानिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इकोनॉमी का। प्लानिंग आप सभी जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय है इकोनॉमी को। बेसिकली इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को एक सुचारू रूप से चलाने का तरीका है प्लानिंग। प्लानिंग करके जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारी लायबिलिटीज हैं, जो हमारे खर्च हैं, उन सब का बेसिकली एक कैलकुलेशन करते हैं, एक ऑप्टिमल कैलकुलेशन कि इस लेवल पे अगर हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, इस लेवल पे हम खर्च करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छे से चल पाएगी। इन तमाम प्रश्नों को आज डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी फैक्चुअल एस्पेक्ट है उसको क्लास में ही याद किया जाए। ओके, सो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है। सो पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग अनएम्प्लॉयमेंट इज द रिजल्ट ऑफ डिप्रेशन इन एन इकोनॉमी? क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, क्या कह रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट। एक अनएम्प्लॉयमेंट की परिभाषा है यहां पे, ठीक है। आप जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी है वो अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। बहुत सारे बेरोजगारी जो होती है, जैसे कि आपके अंदर जो टैलेंट होना चाहिए वो नहीं है, उसके कारण भी होती है। बहुत सारी बेरोजगारी होती है कि जॉब मार्केट में नहीं है, उस कारण नहीं है। बहुत सारी बेरोजगारी जब हम एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच करते हैं तो उस दौरान भी हम बेरोजगार रहते हैं, ठीक है। बहुत सारी बेरोजगारी जब टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट किसी कंपनी में इंट्रोड्यूस होती है तो उस समय बेरोजगारी होती है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज हैं वो टेक्निकली साउंड नहीं है, उसके कारण भी बेरोजगारी होती है। तो तमाम बेरोजगारियों से रिलेटेड प्रश्न जो है आज हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे क्या कर रहा है कि कौन सी ऐसी बेरोजगारी है जो किसके कारण होता है? डिप्रेशन इन द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी की जो स्थिति है वो ठीक ढंग से नहीं चल रही है, जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छे ढंग से नहीं चल रही। आपने सुना होगा डिप्रेशन, इकोनॉमी की बहुत दयनीय परिस्थिति को डिप्रेशन कहते हैं, जब डिमांड वगैरह जो है एकदम जीरो हो जाता है। मतलब मार्केट जो इकोनॉमी है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है, लोग बहुत पैसे खर्च नहीं करते हैं और इसके कारण तमाम परेशानी और इस तरह की कठिनाइयां होंगी। सो ये जो इकोनॉमी है ये किस तरह इकोनॉमी है जिसमें डिप्रेशन के कारण ये समस्या बेरोजगारी वाली होती है? तो ये कौन सा है? ये है आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है। चक्रीय बेरोजगारी याद रखिएगा, ये इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में
किसी तरह की परेशानी आती है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर खराब होगा, डिप्रेशन आएगी, तो वहां पे आपको साइक्लिकल जो है आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर की मैंने बात की। सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या है? सीजनल एम्प्लॉयमेंट बेसिकली आप देखेंगे एग्रीकल्चर फील्ड इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। जो किसान होते हैं, आप जानते हैं जब वो फसल काटते हैं तो मजदूरों की जरूरत होती है, तो उस समय जो मजदूर हैं उनको रोजगार मिलता है, लेकिन जैसे ही फसल कट जाती है तो उनका जो रोजगार है वो छिन जाता है। तो इस तरह की जो है वो क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, एक सीजन में एम्प्लॉयमेंट मिला, दूसरे सीजन में नहीं मिला। ठीक है, स्ट्रक्चर फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट जो है कंपनी की, वो रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, इस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो सब फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट में आती है। बाकी इससे रिलेटेड और सारे प्रश्न देखेंगे। यहां पे आपको याद करना है कि इकोनॉमी में अगर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होगी, डिप्रेशन आएगा, तो इसको क्या कहेंगे? उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हर एक एम्प्लॉयमेंट को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सो एक ही में कोशिश करेंगे कि अलग अलग ढंग से याद करें। साइक्लिकल मैंने बताया, याद कर लीजिएगा। डिप्रेशन इन इकोनॉमी, इकोनॉमी की स्थिति खराब होगी तो साइक्लिकल बेरोजगारी होगी। आइए, अंडर विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यहां दूसरा प्रश्न आया अनएम्प्लॉयमेंट से आपके पास। ठीक है, अंडर विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अ पर्सन कंट्रीब्यूट्स लेस देन देयर कैपेसिटी। ओके, सो क्या कह रहा है कि एक अनएम्प्लॉयमेंट का प्रकार है, एक बेरोजगारी का प्रकार है जहां पे व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है। ठीक है, जहां व्यक्ति जो है अपनी क्षमता से कम योगदान देता है, व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है। ठीक है, व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, कंपल्सरी अनएम्प्लॉयमेंट और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल हम लोग काट सकते हैं, अभी तुरंत हमने साइक्लिकल देखा, तो साइक्लिकल को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइक्लिकल जो चक्रीय बेरोजगारी है वो हमने डिस्कस किया कि अर्थव्यवस्था के स्थिति में अगर कोई भी परेशानी हो, जैसे कि इकोनॉमी की स्थिति खराब हो, तब उसमें चक्रीय बेरोजगारी होगी। ये आपको बिल्कुल याद हो गया। यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो कौन सी परिस्थिति है बेरोजगारी की जहां पे एक जो इंसान है अपनी उसके अंदर जो पोटेंशियल है उससे कम खर्च करता है। मैंने आपको बताया था डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, मतलब प्रचंड बेरोजगारी के बारे में। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मान लेते हैं कोई एक पर्सन है जिसके पास 1 एकड़ की खेत है, उसके पास उसके 5 बच्चे हैं। ठीक है, एक किसान है जिसके 5 बच्चे हैं, उसके पास 1 एकड़ की खेत है, उसके 3 बच्चे जो हैं 1 एकड़ की खेत में खेती कर सकते हैं, पर्याप्त हैं, उनकी जो मेहनत है वो पर्याप्त है 1 एकड़ की खेत को उगाने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके जो बाकी 2 बच्चे हैं, चूंकि उनके पास जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, तो वो भी अपने 3 भाई के साथ काम कर रहे हैं। तो वो जो 2 व्यक्ति हैं, ऑब्वियसली उनकी जो पोटेंशियल है क्या उसका इस्तेमाल कर पाएंगे? वो उसका पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मेन काम है वो 3 लोग कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनकी पोटेंशियल कम हो जाएगी। वो 3 लोग तो पोटेंशियल से काम कर रहे थे, लेकिन 2 वैसे लोग काम करने लगे जो हाथ बटाना कहते हैं ना, वो हाथ बटाने लगे। ठीक है, तो ऐसी जो बेरोजगारी होती है, जो कहीं काम नहीं मिला तो घर में ही कुछ कर लिए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, बहुत सरल है, काफी इजी है, इकोनॉमिकल टर्म्स आपको मैं समझाता रहता हूं। ठीक है, 2 हमने यहां डिस्कस कर लिया। ओके, वी हैव डिस्कस 2 ऑफ देम। क्लियर? ओके, so unemployment refers to the lowest unemployment level in a healthy can sustain without causing inflation. ठीक है, क्या कह रहा है? बेरोजगारी वो कौन सी बेरोजगारी है जो उस न्यूनतम बेरोजगारी स्तर को कहते हैं जिसे एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति उत्पन्न किए बिना बनाए रख सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि वो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है? रेफर्स टू द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, मतलब क्या है? वो जो है लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है कि वो चल सकता है, वो जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो होता है, वो चल सकता है एक हेल्दी इकोनॉमी में, एक जो अर्थव्यवस्था हो जो स्वस्थ है, जहां पे कोई परेशानी नहीं है, आर्थिक स्थिति की कोई परेशानी नहीं है, वहां पे इस लेवल की अनएम्प्लॉयमेंट चलेगी। तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल, डिस्गाइज्ड, नेचुरल और फ्रिक्शनल। देखिए इसको क्या कहते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक यानी कि नेचुरल। क्या? प्राकृतिक यानी कि नेचुरल। कैसी प्राकृतिक या नेचुरल है? देखिए ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है, कोई मिस्टर टॉम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मिस्टर टॉम एक आदमी है। ठीक है, ये एक कंपनी में काम करते हैं, कंपनी ए। ओके, कंपनी ए में काम करते हैं। इस कंपनी से इन्होंने क्या किया? रिजाइन कर दिया। ठीक है, रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद ये कहां ज्वाइन करेंगे?
ये कंपनी बी, एक दूसरी कंपनी ज्वाइन करेंगे, कंपनी बी। क्लियर, समझ में आ रहा बात? कंपनी बी, ठीक है, कंपनी बी इन्होंने ज्वाइन किया। अब कंपनी बी ज्वाइन करने में थोड़ा सा इनको टाइम लगेगा, ए से बी आने में इनको बिल्कुल टाइम लगेगा। तो ए से बी आने के समय ये क्या है, ये क्या है, अनएम्प्लॉयड है, इनके पास जॉब नहीं है। और इस तरह की जो बेरोजगारी है उसको प्राकृतिक बेरोजगारी कहते हैं, जो एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था में आपको दिखेगा, ठीक है। और ये क्या है, ये एक्सेप्टेबल है, ये बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं है। क्लियर है, समझ आ गई थी चीजें? ओके, सो फॉर्मूला टू फाइंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ये अगर पता करना है आपको तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूला आपको दिए गए। अनएम्प्लॉयड मेल वर्कर्स टोटल लेबर फोर्स, ठीक है। देखिए अनएम्प्लॉयड मेल वर्कर्स, वर्कर्स क्या मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं ना, तो मेल तो यहां लिखना गलत हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। संकीर्ण, मैंने कहा है कि संकीर्ण स्टेटमेंट ज्यादातर रॉन्ग होते हैं, ठीक है। बहुत सारे संकीर्ण को क्या कहेंगे इंग्लिश में, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। जो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट होते हैं वो ज्यादातर रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट जब भी आपको एग्जाम में मिले उसको बहुत डाउटफुल से देखिएगा और सोचिएगा उस पर, हो सकता है वो स्टेटमेंट क्या होगा आपका रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। यहां पे क्या था, मेल मतलब एक तो संकीर्ण, ठीक है, जो संकीर्ण हो मतलब छोटा हो। व्यापक स्टेटमेंट हमेशा अच्छे होते हैं, बड़े हो जो स्टेटमेंट होते हैं वो अच्छे होते हैं। ये क्या है, ये संकीर्ण है ना, छोटा स्टेटमेंट है, मेल के पास ये घूमने लगा, ठीक है, केवल मेल को यहां कंसीडर किया, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अनएम्प्लॉयड वर्कर्स, ठीक है, जितने लोग अनएम्प्लॉयड वर्कर्स है, बेरोजगार श्रमिक जो भी हैं, डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स, ठीक है, टोटल लेबर फोर्स, ठीक है। मान लेते हैं कि लेबर फोर्स कितना है, 500 है, ठीक है, और एम्प्लॉयड वर्कर्स 100 है, इंटू 100, ओके। फिर सी है एम्प्लॉयड वर्कर्स टोटल लेबर फोर्स इंटू 100, ठीक है, ये क्या है, एम्प्लॉयड वर्कर्स, ठीक है। सो एम्प्लॉयड को डिवाइड करने की बात की जा रही है, यहां पे अनएम्प्लॉयड की डिवाइड करने की बात की जा रही है, तो हमेशा क्या अनएम्प्लॉयड को डिवाइड करेंगे ना कि एम्प्लॉयड को, ओके। उसका था एम्प्लॉयड वर्कर्स मेल लेबर फोर्स, मेल लेबर फोर्स, सो मेल वाला फिर से संकीर्ण हो गया, क्या है, ये नैरो है, नैरो हमेशा रॉन्ग होगा। क्या आंसर होगा बेटा इसका, इसका आंसर होगा बेरोजगार श्रमिक डिवाइडेड बाय कुल श्रम बल इंटू 100। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन इज अ टाइप ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। सो क्या प्रश्न है, बहुत सीधा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशा, निम्नलिखित में से कौन सा पेशा मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है, मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा पेशा मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है? यस, डॉक्टर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट और फार्मर्स। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादातर आपको फार्म सेक्टर में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक रुपाई का कटाई का सीजन होता है, वो सीजन जैसे ही निकल गया वो जो लेबर हैं जो उस कार्य में लगे हैं वो क्या अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो फार्मर्स जो हैं वो इस जो इस तरह के एम्प्लॉयमेंट है इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। क्या आंसर हो जाएगा, किसान जो है इसका बेहतर आंसर है, ठीक है। फार्मर्स विल बी द राइट आंसर, ओके, फार्मर्स विल बी द राइट आंसर। ओके, सो इस तरह से सारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है बेसिकली अलग अलग एमसीक्यू में सबको याद कर लेंगे। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं बता रहा हूं, और कोशिश कीजिएगा कि इस क्लास में ही चीज़ों को याद कर ली जाए, ठीक है। तो यहाँ जो याद हो जाएगा आपको लॉन्ग टर्म आपके साथ हेल्प करेगा, आपको एग्जाम में मदद करेगा। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नोन एज रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो इनमें से एक एम्प्लॉयमेंट का नाम दिया गया है जिसको रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। रियल वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, रियल वेज एम्प्लॉयमेंट, रियल वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो वेज होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, वेज ज्यादा रहता है, ठीक है। जो मार्जिनल लेवल है उससे ज्यादा वेज हो गया, ठीक है, मतलब जो आपका पैसा मिलता है लेबर को एम्प्लॉयमेंट में वो ज्यादा रहता है। तो उससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इस जॉब की तलाश में जाते हैं, और क्योंकि जॉब लिमिटेड है, जॉब तो लिमिटेड है ना, लिमिटेड जॉब विथ गुड वेजेस, इट मींस मोर पीपल विल ट्राई, ज्यादा लोग कोशिश करेंगे कि ये जॉब मुझे मिल जाए, और ऐसी परिस्थिति में यहां पे जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, ठीक है, क्या रह जाते हैं, अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। सो विच अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी को वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है।
वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। ओके, क्या हो जाएगा? सो फ्रिक्शनल वी हैव डिस्कस, स्ट्रक्चरल वी हैव डिस्कस, सीजनल वी हैव डिस्कस, हमने तीनों डिस्कस किया है। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा क्लासिकल। ठीक है, क्लासिकल इज द राइट आंसर। क्लियर? तो क्लासिकल टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नॉट रियल वेज एम्प्लॉयमेंट, जहां पे वेजेस जो है वो हाई होता है और उसका ज्यादा ज्यादा लोग जॉब के लिए ट्राई करते हैं और उस कारण जो लोग हैं कुछ लोग वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। क्लियर? ओके। सो इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया हु वाज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पुअर्टी लाइन? द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पुअर्टी लाइन। आजादी से पहले के भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था तब इन्होंने गरीबी रेखा के बारे में डिस्कस किया था, उसकी अवधारणा के बारे में चर्चा किया था और एक ये भी निश्चित किया था कि ये अमाउंट जो है ये अर्बन और रूरल जो लोग हैं उनकी पुअर्टी लाइन को दर्शाता है। क्या नाम था इनका? एम.के. गांधी, महादेव गोविंद रानडे, बी.आर. अंबेडकर और दादा भाई नौरोजी। इनकी एक बहुत पॉपुलर बुक है। ये बुक आपके एग्जाम में आता भी, आपसे पूछा जाता है ये बुक, तो इस बुक को भी याद रखिएगा। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, याद रखेंगे। हो सकता है ये बुक भी आपसे पूछा जाए। सो द राइट आंसर है इज, आई होप आपको पता चल गया होगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। क्लियर? सो दादा भाई नौरोजी ने पुअर्टी लाइन की बात की थी, गरीबी रेखा की बात की थी और वो आजादी के पहले बात की थी और इन पे बहुत सारे जो प्रश्न है आपके एग्जाम पूछाते हैं। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े जो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो समझ थी इनकी भारत के परिदृश्य में वो काफी अच्छी थी और किस तरह भारत को लूटा जा रहा था आर्थिक तौर पे, इसकी समझ बहुत अच्छी थी और उन्हीं सबको बेस बना के इन्होंने कुछ बेहतरीन किताबें लिखी जिसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, सो इस किताब का भी ध्यान रखिएगा, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। So BPL is an economic benchmark related to threshold income. What does BPL stand for? Okay, so BPL जो है प्रारंभिक न्यूनतम आय से संबंधित एक आर्थिक मापदंड है। BPL का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी जानते हैं BPL का पूर्ण रूप है क्या है? बिलो पुअर्टी लाइन। ठीक है, बिलो पुअर्टी लाइन। सो एक बेसिकली एक लाइन होती है, ठीक है, और ये जो लाइन है अर्बन और रूरल दोनों के लिए डिफरेंस होता है। ठीक है, अर्बन के लिए कुछ और होगा और रूरल के लिए कुछ और होगा। ठीक है, बेसिकली एक अमाउंट जो है वो डिफाइन करते हैं कि इस अमाउंट के नीचे अगर आपकी मंथली इनकम है तो आप क्या हैं? आप बीपीएल फैमिली में हैं, बीपीएल को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और दोनों जगह ये कॉन्सेप्ट लागू है। एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो यहाँ पे दर्शाया जाता है, ये एक्स वाई कुछ अमाउंट होता है और इसके नीचे गवर्नमेंट बहुत सारे जो कमिटीज हैं आप जानते हैं, पुअर्टी से रिलेटेड तेंदुलकर कमेटी का के बारे में जानते होंगे, लकड़ा वाला कमेटी आप जानते होंगे, रंगराजन कमेटी जो है ये भी एक पुअर्टी से कमेटी रिलेटेड है, इसके बारे में जानते होंगे। तो ये सारी जो कमिटीज हैं अपने अपने एस्टिमेट्स देती हैं कि भारत में जो आर्थिक स्थिति है उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति इतना पैसा अर्न कर रहा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के तमाम मापदंड जो हैं ये अनेकों कमेटी द्वारा दिए जाते हैं। सरकार जो है समय समय पर अलग अलग कमेटियों का गठन करती है और ये जो कमेटी है अपनी रिकमेंडेशन सरकार को सौंपती है। ओके, सो इस क्या है? बिलो पुअर्टी लाइन। ओके, बिलो पुअर्टी लाइन। ओके, सो which of the following also known as search unemployment? ठीक है, search unemployment occurs when workers lose their current job and are in the process of finding another job. ठीक है, सो इस तरह के एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने पहले भी आपके से बात की थी, लेकिन उसमें मैंने आपको कहा था कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके जो है चीजों को सीखेंगे। क्या कह रहा है? ये उस तरह की बेरोजगारी की बात कर रहा है जिसे खोज बेरोजगारी यानी कि सर्च अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं और के रूप में जाना जाता है तब होता है जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देता है। ठीक है, जब क्या होता है? जब जो वर्कर है वो अपनी वर्तमान नौकरी खो देता है और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होता है।
ठीक है, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम होती है कंपनी में। मान लीजिए कि आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है जो कंपनी में खोजी जा रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कुछ फ्रिक्शन हो, बहुत सारी मतभेद हो, उसका जो उत्पन्न होता है, तो इस सब तमाम जो बेरोजगारी है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको फ्रिक्शनल बेरोजगारी कहते हैं, यानी कि प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। ठीक है, जब आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी स्विच करते हैं तो इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल हमने डिस्कस किया, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस किया, और वॉलंटरली आप जानते हैं जो खुद कहता है कि मैं तो काम करूंगा नहीं, मैं तो घर बैठूंगा, माँ बाप के पैसे पे खाऊंगा, मुझे काम नहीं करना है। सो वो क्या होगा, वो आप चाहते ही नहीं हो काम करना, तो वॉलंटरी बेरोजगारी है, तो है ना। आगे और भी एमसीक्यू से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो इफ अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग टर्म, ओके, सो ये बहुत आसान प्रश्न है। ये कह रहा है कि व्हेन एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग टर्म इन एन कंट्री इट इज कॉल्ड व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक, ठीक है, बनी रहती है तो इसे कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है। सो लंबे समय तक वो बेरोजगारी हो या डिजीज हो या कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीजें अगर लंबे समय तक बनी हो, कोई डिजीज भी अगर लंबे समय तक बनी हो, अगर आपकी बेरोजगारी लंबे समय तक बनी हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्रॉनिक कहते हैं। क्रॉनिक एक इंग्लिश टर्म है जिसके लिए वैसे चीजों को दर्शाता है जो जल्दी खत्म नहीं हो रहा हो, जो लंबा चल रहा हो, ठीक है। सो ऐसे तमाम चीजें जो है इसको क्रॉनिक उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और ठीक यही टर्म अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉनिक, दीर्घकालिक, लंबे समय का, दीर्घकालिक मतलब लंबे समय का अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, okay, so which type of seeds played an important role in green revolution in India? So आप जानते हैं भारत में जब भारत आज़ाद हुआ तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, जो अनाज की रिक्वायरमेंट थी, जो अन्न की रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए भी हम डिपेंडेंट थे। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने काफ़ी बार हमें मना भी कर दिया अनाज देने से। तो ये सारी समस्याएं आज़ादी के तुरंत बाद थी, और जो भी हमारी सरकार थी उसके माइंड में ये चीज़ें थी कि चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें ठीक करना होगा। इसलिए आप जानते हैं कि हमारा जो पहला 5 ईयर प्लान है उसका जो मेन टारगेट था वो क्या था, वो था हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को ठीक करना बहुत जरूरी था। तमाम इसके बाद लेकिन धीरे धीरे चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हुई, और वो समस्या थी वो बनी हुई थी। तो समस्याओं जो भी हमारे खाद्यान्न से जुड़ी हुई थी, उससे निजात पाने का एक बहुत ही अच्छा विकल्प मिला हमें, वो मिला हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम पे, ठीक है, हरित क्रांति के नाम पे। सो हरित क्रांति की गई, और हरित क्रांति जब किया गया तो डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स यूज की गई, ठीक है, कि डिफरेंट टाइप ऑफ सीड से क्या है, प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की गई। सो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको क्या है, उसको मीट करना बहुत जरूरी था। जो भी डिमांड है उतना सप्लाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब डिमांड जितना है उतना सप्लाई नहीं होगा तो उस चीज़ों में इन्फ्लेशन भी होती है, और जिस वर्ग को जो चीज़ की जरूरत हो वो पूरा भी नहीं होता है। तो ये तमाम जो समस्याएं हैं उसको जूझते हुए ग्रीन रेवोल्यूशन का सहारा लिया गया, और ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स मतलब उच्च उपज वाली किस्म, उपज मतलब उपज जो है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई ग्रीन रेवोल्यूशन में। आप जानते हैं नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग क्या है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया की बात करेंगे तो कौन है वो है एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, ठीक है, एमएस स्वामीनाथन, क्लियर, नॉर्मन बोरलॉग एंड एमएस स्वामीनाथन, ओके। So which of the following statement is not correct with respect to poverty line, ठीक है, which of the following statement is not correct with respect to poverty line, ठीक है। दो स्टेटमेंट है आपके, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। इन इंडिया इट इज नॉर्मली एस्टिमेटेड आफ्टर एवरी 10 years, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछ रहा आपसे, ठीक है, नॉट करेक्ट। इन इंडिया इट इज नॉर्मली एस्टिमेटेड आफ्टर एवरी 10 years, पहला। दूसरा है the proportion of people below poverty line is not same for all social groups and economic categories in India। भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक श्रेणियों के लिए निर्धनता रेखा से नीचे की लोगों का जो अनुपात है वो सामान्य नहीं होता, नहीं होता। ये देखो ये बिल्कुल सही है सेकंड वाला ऑप्शन। सेकंड वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं
उस कम्युनिटी में हर एक कम्युनिटी का बीपीएल लेवल होगा, ठीक है। इस कम्युनिटी के इतने लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि अलग अलग कम्युनिटी के में जो बीपीएल का रेखा है, उस रेखा के अंदर जो गरीबी रेखा है, उस रेखा के नीचे जो गरीब लोग हैं वो समान नहीं होगा हर एक में, ऑब्वियस सी बात है समान नहीं होगा। कुछ वल्नरेबल चीजें हैं, वल्नरेबल कम्युनिटी हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन, डिजेबल्स, इस तरह के जो लोग हैं वल्नरेबल लोग हैं, ठीक है। इनको ज्यादा परेशानी होती है और इनके गरीब होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे ये साथ साथ जूझते रहते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां लिखा है 10 ईयर्स, ये 10 ईयर्स नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स। देखिए मैंने आपको यही बोला है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ एग्जामिनर। जो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन सेट कर रहा है उसके माइंड को समझने का कोशिश करो बेटा। टीचर जो क्वेश्चन बनाएगा उसके कितना आसान है कि 10 की जगह 5 कर देना, 5 की जगह 10 कर देना। तो अगर आप ऐसा सोच डेवलप कर लोगे ना तो आप एग्जामिनर से एक कदम आगे चलोगे, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। तो कोशिश करें। ये कैसे होगा? बार बार एमसीक्यू डिस्कस करके, उसको बार बार पढ़ के, समझ के, सॉल्व करके, तमाम जो एक्सरसाइजेज है अगर आप लोग करोगे तो निश्चित इसका फायदा जो है आपके एग्जाम में आपको मिलेगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। क्यों ओनली 1? क्योंकि बोल रहा है नॉट करेक्ट, मतलब रॉन्ग पूछा है। तो रॉन्ग क्या है? ओनली 1, केवल पहला रॉन्ग है, दूसरा हमारा सही ऑप्शन है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स? निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ नहीं है? ठीक है, कॉस्ट सेविंग एंड प्राइस रिडक्शन, ये बिल्कुल सही बात है। जब भी हम ऑनलाइन कुछ खरीदारी करते हैं तो उसमें हम कॉस्ट देखते हैं, हमें ज़्यादा नहीं देना पड़ता, थोड़ा सा कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। तो कॉस्ट सेविंग है, प्राइस रिडक्शन है, क्योंकि उनको भी सोप वगैरह का कीमत नहीं देना पड़ता। ऐसे आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर जो नॉर्मल सोप है वो अपने रेंट, जो दुकान का रेंट है वो भी ऐड कर देता है सामान में, क्यों? कहीं ना कहीं उसको भी प्रॉफिट वो निकालना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये रिमोट एरिया में इनके वेयर हाउस होते हैं, रेंट कम होता है, खपत कम होती है, उतनी लागत नहीं होती, तो चीज़ें हमें सस्ती मिल पाती है। तो ये तो बिल्कुल सही है। लेट रिस्पॉन्स टू कस्टमर नीड्स, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे ऑनलाइन आप जो भी सर्विस का यूज करते हैं वहां पे कस्टमर नीड्स के लिए जो रिस्पॉन्स है वो बहुत प्रॉम्प्ट होता है, वो लेट नहीं होता है। ठीक है, वाइडर चॉइसेस ये भी सही है, इंप्रूव कस्टमर सर्विस। ओके, तो ये सारे ऑप्शन जो है सही है, आपका ये वाला जो है वो गलत है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स? यस, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है? ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है? B2C, D2D, C2C, B2B। ठीक है, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। ई कॉमर्स में बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, बिल्कुल होता है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यस। बिजनेस टू बिजनेस, यस। डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर, नो। D2D नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट जो है आपके ई कॉमर्स में नहीं है। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा? एक जो D2D है, इट इज नॉट अ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नॉट द क्लासिफिकेशन। ठीक है, नॉट द क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन D2D नहीं है। और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। देखिए 2022 में है, 2023 में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, मैं तमाम जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं उसके प्रश्न में देखता हूं, तो इस तरह के प्रश्न मुझे काफी देखने को मिलते हैं और सेम यही प्रश्न मैंने देखा कई बार रिपीट हुए। याद रखिएगा, D2D जो होगा वो आपका ई कॉमर्स का एक वर्गीकरण नहीं है। ओके, D2D। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? ठीक है, सो पहला क्या कह रहा है? द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज साउट टू प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्सिबल एंड प्लान पेरेंटहुड ऑन अ मैंडेटरी बेसिस। ठीक है, द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, क्या कह रहा है? परिवार कल्याण कार्यक्रम ने अनिवार्य आधार पर, ठीक है, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अनिवार्य आधार पर जिम्मेदारी और योजनाबद्ध पितृत्व को बढ़ावा देने की मांग की है। दूसरा क्या है? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 प्रोवाइड्स अ पॉलिसी framework to provide free and compulsory education up to age of 14 years.
देखिए स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल सही है और स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, ओनली 2। क्यों गलत है पहला? क्योंकि यहां पे लिख रहा है मैंडेटरी बेसिस। ठीक है, क्या लिखा है? अनिवार्य आधार पे, यानी कि मैंडेटरी। ये मैंडेटरी नहीं होगा, इससे कौन सा वर्ड होगा? वॉलंटरी। ठीक है, वॉलंटरी बेसिस पे है, ना कि मैंडेटरी बेसिस पे। क्लियर है? एक वर्ड से देखिए प्ले करके आपको ये क्वेश्चन बना दिया। एग्जामिनर यही करता है, क्वेश्चन सही सेट करता है, उसको फिर देखता है कौन से वर्ड में रिप्लेस करूं कि इसको मैं रॉन्ग बना दूं। 10 साल को भी आपने देखा, उसको 5 साल को 10 साल कर दिया था। तो इस तरह के तमाम जो परिवर्तन करके एग्जामिनर जो है आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। अगर एग्जामिनर का माइंड आप पढ़ सकते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा, और ये पॉसिबल है, प्रैक्टिस से ये पॉसिबल है। जितना प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपके अंदर वो चीजें आ जाएंगी। ओके, सो प्रैक्टिस जरूर है, करते रहें लगातार प्रैक्टिस। ओके, so unemployment arising due to mismatch between job availability in the market and skill of available workers. Okay, so मैंने बताया था कि जो स्किल जरूरत है एक्सक्यूज मी, जो स्किल जरूरत है कंपनी में, वो स्किल अगर वर्कर्स के पास नहीं है तो किस तरह की प्रॉब्लम है? ये किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है? ये है संरचनात्मक। ठीक है, ये है संरचनात्मक। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर। संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, मतलब जो चीज की जरूरत है कंपनी को वो आपके पास नहीं है। क्या है ये? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का एक एग्जांपल है। ठीक है, वो कौशल की कमी है, जो कौशल की डिमांड है एक कंपनी में। ठीक है, और जो श्रमिक है उसके पास वो जो कौशल है, वो जो टैलेंट है वो नहीं है जो एक्चुअली नीडेड है। मान लेते हैं कि कोई एक मैनुअल आदमी काम कर रहा है, मान लीजिए कि पेपर पे एक बैग कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया, क्या वो कंप्यूटर पे काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो डिमांड अलग हो गया कंपनी का, और जो वर्कर्स है उसके टैलेंट अलग हैं, इसलिए ये मिसमैच है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। With respect to India's foreign trade, which year is referred as a year of division? Okay, क्या कह रहा है? भारत के विदेश व्यापार के संबंध में, भारत के विदेश व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? किस वर्ष को भारत को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? मतलब एक तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बेटा आपको। क्वेश्चन कह रहा है इन रेस्पेक्ट टू इंडियन फॉरेन ट्रेड, सो फॉरेन ट्रेड के रेस्पेक्ट में करना है। फॉरेन ट्रेड के रेस्पेक्ट, सो फॉरेन ट्रेड के रेस्पेक्ट में आपको ये चीज बतानी है। ठीक है, किस संदर्भ में? फॉरेन ट्रेड में। अब जानते हैं कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ तो भारत का जो मार्केट था उसको ओपन किया गया, उसको खोला गया। ठीक है, विदेश के जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे उनको अलाउ किया गया, जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उसको आसान किया गया। उससे क्या हुआ? हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ गया, हमारी जो बिजनेसेस थी वो ग्रो हुई। तो बेसिकली बिजनेस के एस्पेक्ट से जो है ये चीज कब हुआ? 1991 में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस समय 3 जो वर्ड है आपने देखा होगा, लिबरलाइजेशन, जिस और प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो आप जानते हैं वैश्वीकरण का दौर जो है 1991 के बाद भारत में स्टार्ट हुआ, और बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स को अनुमति दी गई कि आप भारत में आके बिजनेस कर सकते हैं। और इस तहत जो क्या हुआ, भारत की जो व्यापार है उसमें काफी ग्रोथ हुआ, और भारत जो है इकोनॉमिकली काफी ग्रो कर पाया। ओके, सो आंसर क्या है इसका? 1991। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। So the government of India initiated the comprehensive family planning program in which year? काफी सरल प्रश्न है, सीधा प्रश्न है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, डेट आपको याद करना है। 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है शुरू किया गया। ठीक है, सो बेसिकली परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। और आप जानते हैं परिवार नियोजन से बहुत एक पॉपुलर स्लोगन है जो जुड़ा हुआ है, हम दो हमारे दो। सो बेसिकली जो पॉपुलेशन है उसका रिप्लेसमेंट के बारे में सोचा जाने लगा। बहुत ज़्यादा जब ग्रोथ होगा पॉपुलेशन का तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी पे वो बर्डन की तरह काम कर सकता है, इसलिए ये बहुत जरूरी था। सरकार इसको इंश्योर करना चाहती थी कि हमारा जो पॉपुलेशन हो वो रिप्लेसमेंट पॉलिसी हो,
ठीक है, मतलब जितने लोगों की डेथ हो रही है उतनी ही जो पॉपुलेशन है अगर वो बढ़े तो ये बेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी पे कभी बर्डन नहीं पड़ता है, ठीक है। सो पॉपुलेशन अगर ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन अगर टैलेंटेड हो, एजुकेटेड हो, तो आपके लिए क्या हो सकता है, आपके लिए बून भी हो सकता है इकोनॉमी के लिए, और नहीं तो वो बेन की तरह भी काम कर सकते हैं, ठीक है, आपके लिए काफ़ी परेशानी का सबब भी बन सकते हैं। तो पॉपुलेशन अगर है, अगर वो जागरूक पॉपुलेशन है, वो टैलेंटेड पॉपुलेशन है, आपकी इकोनॉमी को ग्रोथ कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इंडिया में ओवरऑल स्ट्रक्चर, एजुकेशन, सोशल अभी उतना इंप्रूव नहीं है, इसलिए पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ज़्यादा जो है हमारे इकोनॉमी पे एक बर्डन की तरह ही होता है, ठीक है। कब शुरू किया गया? 1952 में। So modernization as a goal of planning in context of Indian economy was not aimed at। क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य जो है क्या नहीं था। आधुनिकीकरण का उद्देश्य जो है क्या नहीं था। आधुनिकीकरण का जो उद्देश्य है वो इनमें से क्या नहीं था, आपको बताना है। एडॉप्टिंग अ वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, मतलब जो पश्चिम जीवन शैली है उसको एडॉप्ट करना। चेंज इन सोशल आउटलुक, मतलब जो सामाजिक दृष्टिकोण है, जैसे आप जानते हैं भारत में सामाजिक दृष्टिकोण काफी संकीर्ण हुआ करता था पहले, महिलाओं को इजाजत नहीं थी बहुत सारी चीजों के लिए, तो ये दृष्टिकोण को खत्म करना, ये एक पहलू था। दूसरा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, सो गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपकी सेवाएं और वस्तु हैं उसमें इजाफा करना, और यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी क्या है? ये भी एक मॉडर्नाइजेशन का रूप है, ये भी एक मॉडर्नाइजेशन का रूप है, और ये भी एक मॉडर्नाइजेशन का एग्जाम्पल है। वेस्टर्न लाइफ स्टाइल मतलब पश्चिमी शैली को अपना लेना, ये मॉडर्नाइजेशन का ऑब्वियसली जो है एक रूप नहीं था। क्या आंसर है? आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। निम्नलिखित में से क्या स्वयं सहायता समूह की एक विशेषता है? Which of the following is a feature of self-help group? The group takes care of debt recovery. There is a requirement of collateral. The group are classified as commercial banks. The interest rates are generally high. Okay. So self-help group को क्यों लाया गया? Self-help group को लाया गया क्योंकि जो रूरल एरियाज हैं, जो रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पे आर्थिक दृष्टिकोण से आप देखोगे तो वहाँ के लोगों को लोन नहीं मिल पाता है। रीजन है कोलेट्रल। क्या है सब मेन रीजन? मेन रीजन है आपका कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब जब भी आप लोन लेने जाते हो तो उसके एवज में आपको कुछ कोलेट्रल रखना पड़ता है, मतलब जैसे कि लैंड पेपर्स हो गया आपका, ठीक है, ज्वेलरी होगी आपकी, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब कोलेट्रल की तरह काम करता है। लेकिन ये चीज सबके पास तो होती नहीं है। जब सबके पास नहीं होती है तो कैसे सहयोग कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सो इसके लिए जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का जन्म हुआ, और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है रूरल एरियाज में जो है आपकी इंक्लूजन, मतलब जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसमें काफी सहायता इन्होंने पहुंचाया है। तो क्या क्या आंसर होगा? देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कोलेट्रल, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। द इंटरेस्ट रेट्स आर जनरली हाई, नो इट इज रॉन्ग। दे आर क्लासिफाइड एज ए कमर्शियल बैंक, ये भी गलत है, ये दीज आर नॉट बैंक, ठीक है, एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करते हैं लेकिन ये लोग बैंक नहीं है। तो क्या है? द ग्रुप टेक्स केयर ऑफ डेट रिकवरी। तो जो डेट रिकवरी है, जो समूह ऋण वसूली है, उसका भी ध्यान जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप ही रखती है। ओके, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी इन इंडिया? भारत में लाइसेंसिंग नीति का क्या उद्देश्य था? ठीक है, लाइसेंसिंग जो पॉलिसी है भारत की, उसका क्या उद्देश्य था? क्यों लाई गई थी लाइसेंसिंग पॉलिसी? आप जानते हैं कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारी लाइसेंसिंग पॉलिसीज थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। सो क्या पर्पस था इसका? किसी विशेष समूह के लाभ को बढ़ावा देना, ठीक है, टू प्रमोट बेनिफिट टू अ पार्टिकुलर ग्रुप, टू प्रमोट बेनिफिट टू अ पार्टिकुलर ग्रुप। दूसरा, to maintain the identity of an area, to maintain the identity of an area, to show power of the government, to show power of the government, to promote regional equality. Okay, so देखिए बेसिकली होता क्या है, जब भी आप किसी देश, किसी स्पेस या उसकी बात करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं एक देश है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है? यहां पे क्या होता है कि ये जो एरिया है ये काफी डेवलप है,
तो लोग जो है इधर ही माइग्रेट करना चाहेंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या की, गवर्नमेंट कहे कि नहीं ये एरिया डेवलप नहीं है हमारा, तो आप एक काम करो, जो भी व्यक्ति यहां के लिए लाइसेंस मांगेगा उसको लाइसेंस नहीं देंगे, और यहां के लिए लाइसेंस मांगेगा उसको तुरंत लाइसेंस देंगे। तो क्या हो गया, इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए सरकार जो है लाइसेंसिंग पॉलिसी को अपनाती थी। क्या हो जाएगा, टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, ठीक है। ये जो समानता है इस दोनों के एरिया के बीच में, ये मेंटेन करने के लिए जो है सरकार जो है लाइसेंसिंग पॉलिसी को अपनाई थी। क्लियर। So the poverty ratio has declined to what percentage in 2011-12 in rural India? So 2011-12 की बात है, गरीबी अनुपात घटकर क्या हो गया था, ये हो गया था, बहुत आसानी से निकलते हैं यहां से, 30.9%, 30.9%, ठीक है। सो 2011-12 में जो गरीबी की अनुपात थी, जो गरीबी की अनुपात थी कहां पे, रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज में, यहां पे लिखा भी है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कितना हो गया था, वो गया था 30.9%, ठीक है। कहां पे, ग्रामीण भारत में, रूरल एरियाज। ओके, द पोवर्टी रेशियो हैज डिक्लाइन टू व्हाट परसेंट इन अर्बन एरिया। सो इसलिए हमने अर्बन एरिया पहले डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहा था। सो गरीबी रेखा जो है यहां पे कितनी हो गई थी, 30.9%, ये क्या है, रूरल एरियाज है, और यहां पे क्या हो गई थी, यहां हो गई थी 26.4%, ठीक है। 26.4% कहां पे, ये शहरी भारत में, ठीक है, अर्बन इंडिया में, ठीक है, शहरी भारत। दोनों डेटा याद रखिएगा, अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 11-12 क्वेश्चन 2022-23 में आपसे पूछा गया, सो ये आगे भी रिपीट हो सकता है। ओके, so which of the following funds was created in 2005 to channelize funds received from disinvestment proceeds, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। क्या कह रहा है, 2005 ईस्वी में पीएसयू के विनिवेश आय से प्राप्त धन को चैनलाइज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंड कोष बनाया गया था। प्रश्न समझा आपने। देखिए गवर्नमेंट के पास पीएसयूज वगैरह है, ठीक है, अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, पीएसयूज पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं जैसे कि भेल, गेल, ये सब क्या है, गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, ठीक है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट किया, और ये डिसइन्वेस्टमेंट करके जो इसका पैसा आएगा वो कहां जाएगा, वो जाएगा नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में, ठीक है। इसके एक नया फंड बनाया, राष्ट्रीय निवेश कोष, और इस फंड में जो भी पैसे आएंगे यहां से डिसइन्वेस्टमेंट के बाद वो सब कहां डाला जाएगा, वो सब यहां डाला जाएगा। ओके, क्लियर। So what is the percentage of person below the poverty line estimated in rural areas of India in 2011-12? 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की प्रतिशत लगभग कितनी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है सीपीओ में आपसे पूछा गया। सो बताइए क्या आंसर हो जाएगा, कितनी परसेंटेज थी रूरल एरियाज ने गरीब लोगों की। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर। सो वी हैव टू कॉन्स्टेट द परसेंटेज ऑफ पर्सन, ठीक है, यहां पर प्रतिशत की बात हो रही है, प्रतिशत जो लोग हैं गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है 2011-12 के अनुसार, ठीक है। डेटा बहुत पुराना है लेकिन प्लीज याद रखिएगा जो भी ओल्ड सेंसस हैं उससे प्रश्न जो है बार बार आते रहते हैं। 2011 के सेंसस से बहुत सारे प्रश्न आज भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इसका बहुत आपको ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, क्योंकि प्रश्न जो है ये नहीं छूटने चाहिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जब तक आपके पास नया जो डेटा है वो नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये जो इसके अनुसार जो गरीबी रेखा का जो परसेंटेज ऑफ पर्सन है बिलो पॉवर्टी लाइन, इट वाज 25.7%। कितना था, 25.7%, ठीक है। सो ये डेटा याद रखेंगे, बाकी भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो है आगे क्लास में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यू हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस सेशंस। सारे क्वेश्चंस जो भी फैक्चुअल एस्पेक्ट मैंने आपको कराए हैं उसको अच्छे से कवर करना है, याद करना है, फैक्चुअल बार बार आपको रिवाइज करना है। जो 6500 की बुक आपके पास है उसको एज ए एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, डेफिनेटली आपको आपके एग्जाम में मदद करेंगे। लेक्चर को एज ए सब्स्टिट्यूट आपको बेसिकली ये जो लेक्चर्स हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर लेक्चर्स और जो बुक्स है दोनों आप साथ साथ अगर पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपकी जो समझ है वो और व्यापक और अच्छी हो जाएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय।